प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है आने वाले कई सालों तक। इतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में किसी कंट्री का नहीं होगा। जनरली हम इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि IMF के डेटा के अनुसार जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से कहीं ज़्यादा होगा। उसके बाद बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक से रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज आए थे, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। बुक वैल्यू या फिर प्राइस टू बुक क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कंपनीज़ का जब ये प्राइस टू बुक चेक करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग के 2 इंटरेस्टिंग क्वेरीज़ को भी आंसर करूँगा ना। अभी रिज़ल्ट सीज़न है, बहुत सारे कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है, तो क्वेरी ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस बुरी तरह से गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका दूसरा क्वेरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप जानना चाहते हैं कि किस डेट फंड में मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि उस डेट फंड पे मैं ना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा रेस करूँ, लोन ले सकूँ और उस पैसे को FNO में लगा सकूं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बार बार हमारे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। या 5वीं बड़ी इकनॉमी है वर्ल्ड की ना, और इंडिया से बड़ा ऑफकोर्स US है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जर्मनी है और उसके बाद जापान है। आने वाले 3-4 सालों में हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल GDP ग्रोथ रेट वाइज अगर आप देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद है IMF के मुताबिक कि साउथ सूडान का होगा, 27.2%। ठीक है, कुछ और कंट्रीज़ का लिस्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना होगा। गुआना का होगा 14.4%, लीबिया 13.7%, सेनेगल 9.3%, पलाऊ 8.5%, सूडान 8.3%, युगांडा 7.5%, नाइजर 7.3%, मकाऊ 7.3%, भूटान 7.2%, मंगोलिया 7%, जाम्बिया 6.6%, बेनिन 6.5%, इथोपिया 6.5%, रवांडा 6.5%। देखिए अभी जो भी कंट्रीज़ का नाम मैंने लिया, मोस्टली उसमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ का शायद आप नाम भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही छोटी कंट्रीज़ हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं मेजर इकोनॉमीज़ में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो। वर्ल्ड में बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं जिनका ऑफकोर्स जो जीडीपी है बहुत छोटा है, उनका ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी मेजर इकोनॉमीज़ में क्या होगा, लाइक डेवलप्ड अगर आप देखें, US डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप्ड है, जापान, तो इन सबसे बहुत ज़्यादा होगा। डेवलपिंग में चाइना को ऑफकोर्स आप डेवलपिंग में रखेंगे, चाइना से हमारा ज़्यादा होगा। उसकी वजह से वियतनाम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनसे हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेजर इकोनॉमीज़ में यस हम बहुत अच्छे लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आप हमेशा बोलते हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है। हाँ, सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेजर इकोनॉमीज़ में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद बुक वैल्यू क्या होता है? तो देखिए, बुक वैल्यू का मतलब हुआ कंपनी का जो एसेट है और कंपनी का जो लायबिलिटी है। तो जो टोटल एसेट है उसमें जब आप टोटल लायबिलिटी को घटाएंगे तो उससे ही आपको कंपनी का बुक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एसेट है, लायबिलिटी कहाँ मिलेगा? तो ये कंपनी के बैलेंस शीट में मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये सब तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब रिसेंटली ही कुछ समय पहले ही मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और बैलेंस शीट पे। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। इन दोनों वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, और आने वाले दिनों में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी डिटेल वीडियो पब्लिश करूँगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई जो टोटल एसेट है कंपनी का, उसमें से जब आप टोटल लायबिलिटी को घटा देंगे तो वहाँ पे आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो बुक वैल्यू को हम शेयर होल्डर इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप बुक वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पे कई जगह आप देखोगे इंटेंजिबल एसेट्स ना, लाइक पेटेंट्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, इन सब को यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जो टेंजिबल एसेट्स है उसी को हम ऐड करते हैं। कुछ लोग कर भी सकते हैं, कुछ लोग भी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली ये टेंजिबल एसेट पे ही बुक वैल्यू निकाला जाता है। इनटेंजिबल्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो बुक वैल्यू का एक और फार्मूला हो सकता है कि टोटल एसेट में आप इंटेंजिबल एसेट को भी घटा देंगे और टोटल लायबिलिटी को भी घटा देंगे, ठीक है, तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग का एक क्वेरी आया था कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। तो सिंपल है ना, बुक वैल्यू तो आपने निकाल लिया, ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, ये हो गया, डिवाइडेड बाई जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना कंपनी में, उससे आप डिवाइड कर दें तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो उसके बाद प्राइस टू बुक क्या होता है, तो प्राइस टू बुक अगेन बुक वैल्यू तो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो प्राइस टू बुक के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का है उसमें जब आप नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स अगेन बुक वैल्यू, उसमें जब आप डिवाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन में नेट वैल्यू ऑफ एसेट से, तो आपको प्राइस टू बुक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस टू बुक किसी भी कंपनी का अगर 1 से कम है तो माना जाएगा कि वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, 1 के आसपास है तो फेयरली वैल्यूड है, और 1 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। स्टैंड अलोन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का प्राइस टू बुक 1 से कम है तो तुरंत जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, बहुत सारे डिटेल्स चेक करने होते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी ख़राब है कंपनी का, ठीक है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ चेक करेंगे, सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे, ROE चेक करेंगे, डेट चेक करेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ये सब चीज़ों को देखने के बाद पता चलेगा कि भाई जो प्राइस टू बुक है, ठीक है, वो सही है कि नहीं, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ स्टैंड अलोन इससे नहीं देखेंगे, और प्लस जिस सेक्टर का जिस भी सेक्टर की कंपनीज़ है ना, उसी सेक्टर की कंपनीज़ के साथ कंपेयर करें, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ का प्राइस टू बुक कंपेयर नहीं करें, ठीक है। प्राइस टू बुक किन कंपनीज़ के लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होगा बैंक्स या फिर NBFCs के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो एसेट लायबिलिटी होता है। बैंक का एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो बैंक का एसेट क्या हुआ कि भाई बैंक ने जो लोन दिया, ठीक है, वो हो गया उसका एसेट, ठीक है, क्योंकि वो पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या हुआ, तो जो बैंक में आप जो FD करते हैं या सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में जो आपने पैसा रखा हुआ है वो लायबिलिटी है उसका, क्योंकि बैंक को उसे लौटाना है, कभी ना कभी तो उसको लौटाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम बैंक्स या NBFCs का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वहाँ बैलेंस शीट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वहीं पे एसेट लायबिलिटी मिलता है। और बैंक का तो बिजनेस ही एसेट लायबिलिटी ना, मतलब कितना लोन दे रहा है और कितना उसके पास पैसा FD या फिर करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस, वही तो उसका प्रॉफिट होता है, उसी से तो पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो बैंक्स और NBFC और प्लस उनका जो भी ये जो डिटेल्स है ना एसेट लायबिलिटी, ये अपडेटेड होता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए बैंक्स के लिए और NBFCs के लिए बुक वैल्यू मतलब प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर एक तरीके के बैंक है, मतलब लगभग एक साइज़ के आसपास, तो उसका कंपेयर आप कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक्स का ज़रूर चेक करें प्राइस टू बुक, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ना, जिसका एसेट ज़्यादा है, लाइक मशीनरी है, बिल्डिंग है, अगर वो सब ज़्यादा है तो वहाँ भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ तो एसेट का बात है ना। अगर किसी कंपनी का एसेट ही नहीं है तो वहाँ ये रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भी रेलिवेंट है, लेकिन वहाँ पे एक इशू ये आता है ना कि जो भी एसेट होता है उनके बुक पे, उसका जो प्राइस होता है ना वो हिस्टोरिकल प्राइस होता है, ठीक है, अपडेटेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे बैंक्स में अपडेटेड होता है उस तरह का अपडेटेड नहीं होता ही, तो ये एक ड्रॉबैक होता है। जैसे आपने मशीनरी खरीदा ना, मान लीजिए 5 साल पहले मशीनरी खरीदा, उसी का प्राइस वहाँ पे ऐड किया हुआ, उसी पे चल रहा, उसी पे आप डिप्रिसिएट कर रहे हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे वो मशीन का प्राइस अभी घट रहा है, मार्केट में करंट वैल्यू क्या है उससे आपको कुछ लेना देना है, वो हिस्टोरिकल प्राइस आपने ऐड कर दिया, उसी पे वो चल रहा है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन हाँ वहाँ भी प्राइस टू बुक आप कंपेयर कर सकते हैं। कहाँ नहीं देखेंगे, तो वैसी कंपनी जहाँ पे एसेट है ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे IT देख ले, IT में आपको एसेट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, IT सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो वहाँ पे प्राइस टू बुक का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहाँ पे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करूँगा आंसर करने का, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेरी 2 क्वेरी है ना, तो देखिए स्टॉक प्राइस जैसे रिलायंस, जैसे ना कि भाई रिज़ल्ट अच्छा आया
तो स्टॉक गिर गया, या फिर रिजल्ट कोई खास नहीं आया, स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया। रिलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा तो कोई खास रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छा आ गया इसलिए ऊपर चला गया, ठीक है। और प्लस वैल्यूएशन भी कोई खास ऊपर नहीं है, ठीक है, और कुछ सालों से बिल्कुल कोई रिटर्न आया ही नहीं, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं। उसी तरह से मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रॉफिट ग्रोथ 30% का होगा, ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आया 20%, तो आप तो बोले अरे 20% तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रहा था 30%, तो उसके कारण वो स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है। और प्लस जब भी प्रॉफिट लॉस आप देखें ना कंपनीज़ का, तो वहाँ पे ध्यान दें कि एक तो होता है कोर बिजनेस से प्रॉफिट, ठीक है ना, और दूसरा होता है अदर इनकम। जैसे स्टील बनाने वाली कंपनी है तो स्टील बनाकर या बेचकर जो पैसा कमा रही है उसको बोलेंगे कोर बिजनेस, ठीक है। लेकिन वही स्टील वाली कंपनी के पास मान लीजिए कोई लैंड था, ठीक है, वो लैंड उसने बेच दिया तो लैंड से भी उसको अच्छा खासा पैसा मिला, ठीक है, तो ये अदर इनकम में जाएगा, लैंड को जो उसने बेचा। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये लैंड वाला भी तो उसमें आ जाएगा, इनकम तो वो भी है, ठीक है, लेकिन उस इनकम का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो वन टाइम है, ऐसा नहीं कि एवरी ईयर आएगा। एवरी ईयर तो वही स्टील जो आप बेचोगे वही आएगा। तो इसीलिए कोर इनकम और अदर इनकम को हमेशा चेक करें। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट अदर इनकम से आ रहा है, अगर अदर इनकम से वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तब तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं है ना, वहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आप ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पूछा गया है कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन डेट एसेट टू प्लेज इट एंड यूज़ द मार्जिन फॉर F&O, हाउ शुड आई गो अबाउट चूजिंग अ फंड फॉर दैट। तो देखिए मतलब अगर म्यूचुअल फंड किसी के पास होल्डिंग है ना, इक्विटी या फिर डेट, तो उसको ऑफकोर्स ना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको मिलता है, बहुत सारी कंपनीज देती हैं, ठीक है। तो वो आप बैंक्स भी बहुत सारी बैंक्स में भी आप कर सकते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। उनके पास आप ना दे दोगे, मतलब प्लेज कर दोगे तो उसके बदले वो आपको लोन देंगे और ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा जो भी पैसा आप यूज़ करोगे इसको। तो देखिए ये मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की तो बात ठीक है भाई, उसमें तो दिक्कत नहीं, अगर किसी को ज़रूरत है तो ले सकता है, लेकिन उस पैसे को F&O में यूज़ करना तो सुसाइडल है ना। देखिए F&O बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब मैं तो इसी फील्ड से हूँ ना, 16 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में हूँ। काफ़ी लोगों का मैंने करोड़ों लाखों हज़ारों सब कुछ डूबते देखा है, काफ़ी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद होते देखा है इस चक्कर में, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है, मोस्टली मुझे यही लगता है कि आपको कोई ऐसा सलाह दे रहा है कि भाई ये जो भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, उससे पैसा लो, लोन लो और उसको F&O में लगा दो, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब पर्सनल मेरा व्यू है, ऑफ कोर्स आपका पैसा है ना, आप जो चाहे कर सकते हैं, उसमें तो कोई मनाही नहीं है ना, लेकिन हाँ मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना रहे तो मैं कभी ना करूँ, ठीक है। जो भी पैसा है पूरा डूब जाएगा, ठीक है। हाँ अगर आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, आपको सब कुछ पता है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो आई होप आप किसी दूसरे का सुनकर नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।